Hi students, in the last class we were doing distribution channels and decisions. We'll resume from where we stopped. Moving to our slide. This is where we had started it from. Distribution channels and decisions कर रहे थे हम. पिछली क्लास में हमने देखा था कि इस टॉपिक के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. इस यूनिट इस चैप्टर के अंदर हमें दो एस्पेक्ट्स को स्टडी करना होता है. पहला होता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का, जो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, जिसमें हमने टास्क और एक्टिविटीज रिक्वायर्ड या इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर डिटेल में किया था. 5 टास्क इन्वॉल्व हमारे कौन से थे? ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग. आज की क्लास में हमने जो करना है वो है दूसरा पर्सपेक्टिव इस चैप्टर का, दूसरा एस्पेक्ट विच इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम इंटरमीडियरीज को या मिडिल मैन को स्टडी करते हैं, उस रूट को, उस पाथ को स्टडी करते हैं जिसके थ्रू हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, जिसके थ्रू प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाया जाता है. सो ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ऑब्जेक्टिव्स और वो टास्क्स. फिर हमने एक एक टास्क की डिटेल में स्टडी की थी. And this is where we were supposed to be starting today. So distribution channel होता क्या है? It includes set of firms and people जो कि transfer of title of a product from the producer to the ultimate consumer को करने में involve होते हैं. Distribution channel में, channel नाम है, you see we call it as channel. तो channel में जो जो route, जो जो path follow होता है उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. इस रूट में, इस पाथ में वन एक्सट्रीम एंड पे प्रोड्यूसर होता है और दूसरे एक्सट्रीम एंड पे कंज्यूमर होता है. अब इनके बीच में हम जितने भी इंटरमीडियरीज को या मिडिल मैन को इन्वॉल्व करेंगे, दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट्स हाउ अ चैनल इज फॉर्म. सो चैनल कितना लंबा या कितना छोटा हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मिडिल मैन और इंटरमीडियरीज दैट अ प्रोड्यूसर चूजेस टू इन्वॉल्व. अब जो शॉर्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो होता है डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को सामान पहुंचा रहा होता है. और दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल, जहाँ पर कि प्रोड्यूसर कस्टमर को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली थ्रू सम अदर पीपल और फॉर्म्स, थ्रू सम अदर इंटरमीडियरीज और मिडिल मैन सामान पहुंचा रहा होता है. सो डायरेक्ट चैनल being the shortest possible channel. ये किस किस टाइप के फॉर्म्स होते हैं जो अपने आप को, फॉर्म्स होते हैं या कंपनीज होते हैं जो अपने आप को डायरेक्ट चैनल में इन्वॉल्व करते हैं. एक तो होता है जो अपने प्लांट से या अपने ओन शॉप से कस्टमर्स को सामान सेल करते हैं. जैसे कुछ बड़ी कंपनीज भी होती हैं, स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज भी होती हैं, एंटरप्राइजेस भी होते हैं जो कि डायरेक्टली अपने प्लांट से कस्टमर को सेल करते हैं. ओन शॉप्स, जैसे आपने अपने लोकेलिटी में देखा होगा कि कुछ बेकरी शॉप्स होते हैं जिनके कोई ब्रांचेस नहीं होते. दे आर मेकिंग देयर ओन केक्स एंड दे आर सेलिंग इट टू द कस्टमर्स देयर इटसेल्फ ऑन देयर ओन. सो ये डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं अपने कस्टमर को, डायरेक्टली उनको सेल कर रहे हैं. सो दैट इज अ जीरो लेवल चैनल. डोर टू डोर सेल्स, डोर टू डोर सेल्स हमने किन चीज़ों में यूजुअली देखा हुआ है, जैसे कि यूरेका फोब्स. यूरेका फोब्स जो है वो डोर टू डोर सेल्स के थ्रू ही अप्रोच करता है. या फिर वैक्यूम क्लीनर्स. आपके घर में जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, वैक्यूम क्लीनर का डेमोन्स्ट्रेशन ही इतना लॉन्ग हो जाता है, इतना टाइम टेकिंग हो जाता है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड ऑल्सो द रिटेलर्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड टू stock vacuum cleaners and sell it to the customers directly, because उनके डेमोन्स्ट्रेशन में, एक एक वैक्यूम क्लीनर के डेमोन्स्ट्रेशन में एक एक कस्टमर को, एक सेल्स पर्सन को more than 40-50 minutes or close to an hour or two देना पड़ जाता है. So it would consume a lot of time of the sales people. So the retailers also refrain from or are not interested into stocking it. And also vacuum cleaners are sold this way itself because it is better, it provides better access to the customer. तो वो डोर टू डोर सेल्स के थ्रू होता है. सेल्स बाय मेल ऑर्डर हाउस, मेल ऑर्डर हाउस जहाँ पर कि हम कुरियर सर्विसेज को या पोस्टल सर्विसेज को
के थ्रू प्रोड्यूसर्स कस्टमर को सामान भेजते हैं, पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एशियन स्काई शॉप, एशियन स्काई शॉप जो टेलीविजन में ऐड दिखाते हैं, एंड देन दे, if you want to place an order, you need to call or write to them, and they'll send the product specified or desired by you through courier services or through postal services. So ये होते हैं डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल। जैसे अमेजोन भी अपना Kindle, Amazon Kindle, which is an e-book reader, they manufacture it themselves and they also sell it themselves. They do not involve any wholesalers or retailers in between or any middlemen in between. डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल का मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, दिखाया हुआ है आपको, यूरेका फॉर्म्स, जो कि एक वाटर प्योरीफायर मशीन है, मशीन सेल करती है। डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल के कुछ जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, एक तो वो ये होता है कि it's not suitable for all the firms because it requires a lot of resources. What kind of resources? Financial resources ho, human resources ho, या other facilities ho, everything is required by the producer or by the manufacturer to have by their side so that effective distribution को वो कर सके if their customers are widely scattered customer हो तो possible ही नहीं है कि manufacturer और producer खुद से ही customers के needs को satisfy कर सके डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। एक और जो लिमिटेशन आता है वो ये आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने आप में एक अलग से बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा सेक्शन है which needs to be dealt with proper specialization. So अगर कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाएगा तो उसका जो अपना ओन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है विच इज प्रोडक्शन, उसमें दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली और वो एरिया हमारी उनका अफेक्ट हो जाता है। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई, few of the reasons why most of the companies, most of the producers or manufacturers involve middlemen and they do not prefer to they do not prefer to do distribution on their own. अब ये एक एडवर्टाइजमेंट है। Hello, I am the internet. ओ मैंने ये बता, वो पंजाबी गाने कोची स्मार्ट टीवी चंगा बजता है। Loading. Jenga. चंगा नहीं ओए, चंगा। Jenga. ओए चंगा। Oi, Jenga. ओए चंगा। Jenga. चंगा 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 चंगा। Jenga. यार चंगा स्मार्ट टीवी। Did you mean Jenga? इंटरनेट हमेशा आपको समझ नहीं सकता, इसलिए आपके सवालों का जवाब दे नहीं सकता, पर हम दे सकते हैं। Hello, sir. ओ यार चंगा स्मार्ट टीवी मिल सकता है? Jenga Smart TV. Hello, sir. और आज ही नहीं, पिछले 50 सालों से देते आ रहे हैं आपके सभी सवालों का जवाब। विजय सेल्स। Okay, so what do we see in this advertisement? We see that एक एक्सपर्ट एडवाइस की या एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ती है कस्टमर को while making a purchase because a lot of questions needs to be answered before the customer decides on the product to be purchased by him or her. हम छोटी से छोटी चीजें जब लेने जाते हैं ना, for instance biscuits, तो हम उसमें भी we ponder a lot and sometimes we seek the retailer's advice कि भैया आप बताइए कौन सा वाला ब्रांड का अच्छा है। We also happen to reassure it from them कि ये ठीक तो होगा ना, have you tasted it yourself, खराब तो नहीं निकलेगा। So that's how much we depend on the salesperson or on the retailers. तो यहाँ पर जो हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, that there's a retail shop, Vijay Sales, which stores a lot of electronic goods from a lot of other manufacturers and producers, or how they have a dedicated team which looks after the customer satisfaction.
सो इसलिए इनडायरेक्ट चैनल, यहाँ से इनडायरेक्ट चैनल का इम्पोर्टेंस जो है वो आता है कि जब हम मिडिल मैन को इन्वॉल्व करते हैं तो हम उनके एक्सपर्टीज का फायदा उठा पाते हैं। सो मिडिल मैन को इन्वॉल्व करने के बाद हमारा जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वो किस टाइप का होता है, 3 टाइप का हो सकता है। 1 लेवल चैनल जहाँ मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में सिर्फ 1 इंटरमीडियरी एग्जिस्ट करे, व्हिच इज अ रिटेलर। 2 लेवल चैनल जहाँ मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में होलसेलर, और होलसेलर से रिटेलर तक सामान जा रहा है, एंड देन रिटेलर इज फाइनली सेलिंग इट टू द कस्टमर। 3 लेवल चैनल जहाँ मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर तीनों आ रहा है। दिस इज द लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब ये 3 लेवल चैनल में जो एजेंट है, होलसेलर और रिटेलर, को आप क्लास 12 से पढ़ते आ रहे होंगे, ऑल्दो विल आल्सो बी डूइंग इट इन दिस चैप्टर। आगे जाके डिटेल में पढ़ना है हमें होलसेलर और रिटेलर को, बट एजेंट टू समवॉट आपके लिए शायद नया होगा। सो एजेंट का क्या पर्पस होता है? एजेंट हम वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर से कांटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो द एजेंट बेसिकली स्टॉक्स अप ऑल द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, वो ले लेते हैं और स्टॉक कर लेते हैं, सारे गुड्स को खरीद लेते हैं, रादर दे आल्सो bear the risks, and then they give it to the wholesalers and wholesalers to the retailers and retailers से customer पे जाता है। So this is the longest channel involved. One level channel जहाँ पर कि मैन्युफैक्चरर से, रिटेलर से कस्टमर तक गुड्स पहुँचता है। ये यूजुअली कैसे टाइप ऑफ गुड्स के लिए सूटेबल होता है? आपने बहुत बारी गाड़ियों की जो एजेंसीज देखी होंगी, शोरूम्स देखे होंगे, टू सेल ऑटोमोबाइल्स 1 लेवल चैनल यूज होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरर से सीधे उन एजेंसीज को जाती हैं, उन शोरूम्स को जाते हैं और वहाँ से कस्टमर्स खरीदते हैं। सो जो लेवल्स ऑफ चैनल है ना, ये कंपनीज जो है वो डिसाइड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आगे हम जाके पढ़ेंगे। I think perhaps the last or the second last topic would be factors to be considered while choosing the distribution channel. But indirect channel मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। मेजर कंसिडरेशन, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट मेजर कंसिडरेशन जो होता है वो होता है हमारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है। सो 2 लेवल चैनल जिसमें मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और फाइनली रिटेलर से कस्टमर को सामान जाता है। ये मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी गुड्स, फास्ट मूविंग कैपिटल कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, जितने भी हमारे डेली यूज की गुड्स होती हैं, फॉर इंस्टेंस मैगी, कोलगेट, कोका-कोला, 5 लाइफ बॉय, पेप्सी, लेज, नेस्कैफे, डव, लक्स, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सारी चीजें जो हैं मैन्युफैक्चरर से होलसेलर लेते हैं, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से कस्टमर्स। 3 लेवल चैनल जो सबसे लॉन्गेस्ट चैनल होता है, ये किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है? मोस्टली ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए होता है यूज। जैसे आप कई बार देखते हैं ना, द प्राइस ऑफ टोमेटो एंड अनियन शूट्स अप once in a year or twice in a year, it shoots up, जिसका बहुत बारी जो रीजन दिया जाता है वो scarce production होता है, but that's not true most of the time. It's also because of the major reason is most of the time what? Coding by the agents. So agents involve होते हैं agricultural products में। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मिडिल मैन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों ऐसा नहीं होता कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को गुड बेचते हैं? मिडिल मैन जो है ये बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें लगता है कि मिडिल मैन जो है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वो इसके अलावा प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग भी करते हैं। ग्रेडिंग मतलब जैसे आपके स्कोर कार्ड्स की ग्रेडिंग होती है ना, वैसे यहाँ पे एक टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग होती है। सिमिलर प्रोडक्ट्स आर ग्रेडेड एज वन एंड द अदर प्रोडक्ट्स आर ग्रेडेड एज अनदर। सो ग्रेडिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पर उनको छांटते हैं, सो असॉर्टमेंट करते हैं उसकी। सो मिडिल मैन जो है कई बारी पैकेजिंग भी करते हैं। सो मिडिल मैन जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं।
So let's see what are the role of middlemen or also the significance या importance अगर आपको आए question में तो भी you would be writing the same points. Let's see. Creation of utilities. Utilities यानी फायदे. So middlemen जो होते हैं वो कैसे utilities create करते हैं? वो place utility create करते हैं. एक जगह पे बनाया हुआ सामान वो कहाँ पे पहुँचाते हैं. वो टाइम यूटिलिटीज क्रिएट करते हैं. वो सामान जो एक्सपायर ना हो जाए उससे पहले वो घर घर तक पहुंचा देते हैं. सो टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, लोकेशन यूटिलिटी, हर तरह की यूटिलिटी जो है, ओनरशिप यूटिलिटी, कई बारी वो ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स में भी जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं उसमें उसको भी बनाते हैं. तो वो सारे टाइप के यूटिलिटीज में हेल्प करते हैं. इकोनॉमी इन एफर्ट, मैंने अभी जब आपको जीरो लेवल पढ़ा रही थी तो उसका डिसएडवांटेज बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जिसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है. तो अगर ये रोल जो है हमारे लिए कोई और प्ले कर दे, प्रोड्यूसर्स के लिए कोई और प्ले कर दे, तो इट बिकम्स वेरी इजी for the producers or the manufacturers to focus on their main area, which is production. One. Secondly, अगर producer जिसका specialization production में है वो distribution करने जाएगा तो उसको ना बहुत ज़्यादा effort लगेगा वो करने में. Whereas अगर यही चीज़ कोई specialized कर देगा उसके लिए तो it would be effortless for a specialized firm or a person. Also the fact that imagine करो अगर मुझे सारे products जो हैं from the point of view of customer, अगर customer को सारे products जो हैं manufacturer से directly लेना पड़े, how difficult it would become. We would be short of choices also, because अगर मुझे Procter and Gamble, P&G का कोई product लेना है, Pantene या Head and Shoulder, तो मुझे उनको contact करना होगा. मुझे HUL का कोई product लेना है तो मुझे उनको अलग से contact करना होगा. So even comparison or availability at one place would be a very difficult, would be like a dream for us rather, So हमारे भी जो effort है उसको कौन कम कर देता है? Middlemen, because they stock up all the goods at one place and it is convenient for us to purchase it from the retailers जहाँ हमें सब कुछ मिल जाता है. Market coverage, एक जगह पे बनाया हुआ goods जो है उसको कहाँ तक पहुँचाना होता है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में कहीं बना हो, मे बी इन उत्तराखंड उसका फैक्ट्री हो, उसकी प्रोडक्शन हो रही हो, और उसको यूज़ कहाँ करना है? ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू सदर्न इंडिया. सो मार्केट को ब्रॉडली कौन कवर अप कर सकता है? द होलसेलर्स एंड द रिटेलर्स विच आर स्कैटर्ड एवरीवेयर. Not possible for one producer to take care of all the areas, all the locations. It also provides local convenience to customers. Local convenience, ready deliverables items मिलते हैं हमें. छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता. In our streets itself, in our localities itself, we find most of the goods there. घर के नीचे ही हमारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं of daily needs, and seldom we have to venture out to market or to places which are far away from our house. So ये जो हमें local convenience मिलती है ये भी हमें retailers की वजह से, middlemen की वजह से मिलती है. Provide field stocks. Field stocks का मतलब है कि ये ना जब producer से सामान लेते हैं तो they always buy it in bulk. The middlemen always buys it in bulk and they keep the stock. और क्योंकि इनके पास स्टॉक रहता है इसलिए जब जब ज़रूरत हो हमें इजीली मिडिलमैन के थ्रू मिल जाता है. प्रोड्यूसर से सामान मंगाना हो तो सोचो, if I stay in Tamil Nadu, I need something which is manufactured in Uttarakhand, it will take a lot of time to reach it to me. But क्योंकि फील्ड स्टॉक्स जो हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं विद द होलसेलर्स, विद द रिटेलर्स. तो अगर रिटेलर का सामान स्टॉक आउट भी हो जाता है तो वो होलसेलर से क्विकली ले लेते हैं. होलसेलर इज समवॉट लोकेटेड क्लोज बाय
and the retailer does not have to approach to the producer every time. Financing, ये जो मिडलमैन होते हैं ये हमें फाइनेंसिंग, हमें नहीं, आई मीन ये प्रोड्यूसर्स को फाइनेंसिंग सर्विसेज भी देते होते हैं. कैसे फाइनेंसिंग सर्विसेज? ये जो भी स्टॉक वहां से उठाते हैं उसकी पेमेंट कर देते हैं, प्लस कई बारी ये एडवांस भी पे कर देते हैं फॉर द ऑर्डर दैट दे वांट टू पिक अप द नेक्स्ट टाइम और फॉर द ऑर्डर दैट दे प्लेस टुडे. सो इसलिए दे हेल्प इन फाइनेंसिंग. हमें भी ये फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं. कैसे? हमारा जो आस पड़ोस में दुकान होते हैं, वी यूजुअली हैपन टू बाई ऑन क्रेडिट फ्रॉम देम. हम उनसे उधार पे सामान लेकर आते हैं, है ना. सो दीज रिटेलर्स आर आल्सो helping us financially. Now imagine, had you been buying these products from the company itself, directly from the company, would they be providing you loan facility or would they be giving it to you on credit? No, not really. Servicing, आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं या कुछ हमारी कंप्लेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें भी मिडलमैन हेल्प आउट करते हैं हमें. दे ऑल्सो एक्ट एज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये कस्टमर का जो फीडबैक है वो प्रोड्यूसर तक पहुंचाते हैं और प्रोड्यूसर जो नए फीचर्स इनकॉर्पोरेट करता है प्रोडक्ट्स में, ये उसको कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं. सो दे ऑल्सो एक्ट एज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. दे हेल्प इन प्रमोशन. हाउ डू दे हेल्प इन प्रमोशन? ये विंडो डिस्प्ले करते हैं, ये सेल्समैनशिप करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये हमें प्रमोशन में, गुड्स को प्रमोशन में हेल्प करते हैं. होता है ना दैट वी डू नॉट रियली नो अबाउट अ प्रोडक्ट, वी हैवंट इवन सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन और एनीवेयर एल्स एंड वी हैपन टू विजिट अ लोकल स्टोर एंड वी सी अ न्यू प्रोडक्ट. तो हम ना फिर उनसे पूछते हैं, हमें वो प्रोडक्ट दिखा भी क्यों? विंडो डिस्प्ले. वो उसको सामने ही डिस्प्ले करके रखते हैं या उसका कोई पोस्टर लगा के रखते हैं या कोई फ्लेक्स लगा के रखते हैं. तो अभी हमने टीवी पे नहीं देखा है एड, लेकिन हमने दुकान में वो सामान देख लिया एंड वी हैपन टू become a little inquisitive and ask the shopkeeper कि भैया ये क्या है, how do you use it, who has launched it, how much is it for, is it helpful, and कहीं ना कहीं वो promote कर रहे हैं manufacturer के goods को. अब मिडलमैन होते कितने टाइप के हैं? कुछ होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, फंक्शनल मिडलमैन और मर्चेंट मिडलमैन. ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, फंक्शनल एंड मर्चेंट. डिफरेंस क्या है इन दोनों में? फंक्शनल मिडलमैन वो होते हैं जो गुड्स को बस ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब वो पोजेशन तो ले लेते हैं या पोजेशन ना भी ले, वो ओनरशिप कभी नहीं लेते. दे नेवर बाय द प्रोडक्ट्स, दे डोंट ओन इट, दे ओनली try to sell it to the customers on behalf of the producer itself. Whereas merchant middlemen जो होते हैं, ये goods की possession as well as ownership दोनों ले लेते हैं. So merchant middleman owns the good, they buy it from the producers and therefore sell it ahead. Whereas functional middlemen जो होते हैं, they don't buy it from the producers, they only take the possession, or they may not take the possession also, they try to sell it on behalf of the producer, they act as the agents of the producers and they work on for commission. फंक्शनल मिडलमैन के कितने टाइप्स होते हैं देखते हैं हम. सबसे पहले फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे मिडलमैन होते हैं जो सामान को प्रोड्यूसर के अप्रूवल पे अपने पास रखते हैं. इनके पास गुड्स जो है वो पोजेशन में तो होता है, इनके कंट्रोल में तो होता है, लेकिन ये सामान को बिना प्रोड्यूसर से पूछे हुए नहीं बेचते, ठीक है. और अगर बेच दे तो जो पैसा होता है वो लेकर प्रोड्यूसर को देते हैं और फिर उनसे इन रिटर्न कमीशन लेते हैं या अपना कमीशन काट के बचा हुआ पैसा प्रोड्यूसर को पास ऑन कर देते हैं. ब्रोकर्स, ये ऐसे फंक्शनल मिडलमैन हैं जो ना तो ओनरशिप लेते हैं ना पोजेशन लेते हैं. जैसे आपने हाउस ब्रोकर्स देखा होगा ना, रेंट पे लेने के लिए आप यूजुअली ब्रोकर को कांटेक्ट करते हैं. तो ब्रोकर जो होता है ना, ये दोनों पार्टीज की तरफ से भी हो सकता है. कई बार ब्रोकर जो होता है वो सेलर की तरफ से होता है तो वो सेलिंग ब्रोकर कहलाता है. कई बार जो ब्रोकर होता है वो बायर की तरफ से होता है तो बायर ब्रोकर कहलाता है या बाइंग ब्रोकर कहलाता है. ब्रोकर जो होता है ये कमीशन के लिए सेल कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है उस गुड्स को. अब वो कमीशन अगर
सेलर से मिलने वाला है तो अलग है, बायर से मिलने वाला है तो अलग है। कई बार दोनों लोगों से भी कमीशन ले लेते हैं ब्रोकर्स, पर ब्रोकर्स जो है गुड्स का पोजेशन नहीं लेते, ये बिल्कुल गुड्स को पोजेस नहीं करते, रखते भी नहीं है अपने पास, ओनरशिप तो दूर दूर की बात रही। कमीशन एजेंट्स या पॉपुलरली इनको एजेंट्स बोला जाता था, बट जब से डेल क्रेडर एजेंट्स का एक अलग से हम पढ़ने लगे कैटेगरी, तब से कमीशन एजेंट्स इसको कहा जाने लगा। एजेंट्स यानी कि जो बायर को प्रिंसिपल कह लो और उनके बिहाफ पे ये गुड्स सेल करते हैं। इनमें और ब्रोकर में क्या डिफरेंस है कि ब्रोकर जैसे पोजेशन नहीं रखता, ये पोजेशन ऑफ द गुड्स रखते हैं। और एजेंट्स की एक खास बात क्या है जो फैक्टर्स में भी नहीं थी, फैक्टर्स से ये कैसे डिफर करता है कि एजेंट्स जो होते हैं ना, ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो भी सारी पूरी करते हैं। They also make arrangements for the transfer of title of the goods. So ये सारे जो और भी functions होते हैं ना मिडिलमैन के, जैसे कि वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, सैम्पलिंग, ये सारी चीजें कमीशन एजेंट्स करते हैं। तो डेल क्रेडर एजेंट्स इससे कैसे डिफरेंट है? आप सभी ने ना कॉमर्स में अकाउंटिंग के अंदर कंसाइनमेंट पढ़ा होगा, कभी ना कभी क्लास 11th में पढ़ा होगा परहैप्स, या फिर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट में आपको याद होगा कि आपने डेल क्रेडर एजेंट्स का ट्रीटमेंट किया होगा। मैं आपको बता देती हूँ डेल क्रेडर एजेंट्स वैसे क्या होते हैं। जब भी माल हम किसी भी एजेंट को बेचने के लिए देते हैं, मतलब कमीशन एजेंट्स और डेल क्रेडर एजेंट्स में डिफरेंस क्या है वैसे समझते हैं। जब भी माल हम किसी भी एजेंट को बेचने के लिए देते हैं तो वो एजेंट हमसे हमारा माल बेचकर हमसे कमीशन लेता है, राइट। अब लेट्स से एजेंट का कमीशन है 8% या 5% और एजेंट मेरे बिहाफ पे सेल कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एजेंट नहीं सेल कर रहा होता, मैं खुद भी कस्टमर्स को सेल कर रहा होता, तो देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स हु बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। नॉट एवरी कस्टमर बाइज गुड्स ऑन कैश। अब हम सिर्फ कैश पे बेचेंगे तो मेरा सेल्स कम होगा, बिकॉज कस्टमर्स वुड वांट फैसिलिटीज, नॉट एवरीवन हैज रेडी मनी विद देम। सो यही रीजन है कि कंपनीज जो हैं वो गुड्स को कैश पे भी बेचती हैं और क्रेडिट पे भी बेचती हैं, एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड ऑन क्रेडिट। सो ये जो क्रेडिट पे सामान बेच रही है एजेंट, मैं बेचता तो मैं भी क्रेडिट पे बेचता, तो मैं एजेंट को कैसे मना कर सकता हूँ कि आप क्रेडिट पे नहीं बेचेंगे। तो जो क्रेडिट पे एजेंट बेच रहा है, मान लो कुछ डिफॉल्टर्स हो गए, बैड डेब्ट्स अकाउंटिंग में जिसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं, मान लो कुछ बैड डेब्ट्स हो गए, तो बैड डेब्ट्स किसके हुए, मेरे हुए या एजेंट के हुए? मेरे ही हुए, प्रोड्यूसर के ही हुए, क्योंकि एजेंट तो मेरे बिहाफ पे बेच रहा था। अब जब बैड डेब्ट मेरा होना है यानी प्रोड्यूसर का होना है, तो एजेंट कितना कॉशियस रहता होगा क्रेडिट पे माल देते वक्त? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे को तो मेरा कमीशन मिल ही रहा है हर सेल पर। अब चाहे मैं जिसको भी बेचूं, मेरे को देख के पता चल रहा है कि ये जो बंदा आया है मेरे पास, एक्सपर्टीज होती है ना मिडिलमैन के पास, तो उस एजेंट के पास भी तो एक्सपर्टीज होगी जिसके थ्रू आप सामान बेचवा रहे हैं। तो कस्टमर को पहचानने की भी एक्सपर्टीज होगी, वो कस्टमर को देखकर पता तो लगा लेगा कि भैया ये वापस मुड़ के आने वाला नहीं है, ये माल आज उधार पे लेके गया और फिर ये गायब हो गया। लेकिन एजेंट को इससे क्या मतलब? एजेंट को तो लगेगा मैं इसको भी बेच देता हूँ क्योंकि मेरे को इस सेल पे भी कमीशन मिलेगा। जो लॉस हुआ वो तो बिजनेसमैन का हुआ, वो तो प्रोड्यूसर का हुआ, वो तो मैन्युफैक्चरर का हुआ, मेरा क्या जाता है? सो दैट्स व्हाट कमीशन एजेंट्स डू। बट डेल क्रेडर एजेंट्स क्या होते हैं? डेल क्रेडर एजेंट्स वो होते हैं, अगर नॉर्मल एजेंट्स को 8% का कमीशन मिल रहा है तो हम डेल क्रेडर एजेंट्स को 12% या 15% का कमीशन देते हैं। डेल क्रेडर एजेंट्स वो होते हैं जो कि बैड डेब्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेते हैं। कोई अगर बैड डेब्ट्स होता है तो वो उनका लॉस है, डेल क्रेडर एजेंट्स का लॉस है। हर सेल का पैसा चाहे कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, प्रोड्यूसर तक तो पहुंच ही जाएगा। हर सेल का पैसा चाहे कैश का हो या क्रेडिट का हो, एजेंट, डेल क्रेडर एजेंट प्रोड्यूसर को पैसे दे ही देगा।
और दोनों के ऊपर कमीशन ले लेगा। अब बैड डेब्ट अगर होता है, क्रेडिट सेल का पैसा वो तो प्रोड्यूसर को दे चुका, तो अब उसको कहाँ से मिलेगा? उसको मिलना है उस कस्टमर से। कल को अगर वो कस्टमर गायब हो जाता है, बैड डेटर हो जाता है, तो ये लॉस किसका हुआ? डेल क्रेडर एजेंट का हुआ। अब क्योंकि ये एक रिस्क अज्यूम कर रहे हैं आपके लिए, वो रिस्क किस चीज की है? वो रिस्क है बैड डेट्स की, इसलिए दे ऑलवेज टेक हायर कमीशन। अब इसमें प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर का क्या फायदा है? मेरे को उसको हायर कमीशन देना पड़ रहा है तो मेरे लिए तो घाटा है? नहीं, आपके लिए ये फायदा है कि आपका सेल भी हो रहा है, वो ईमानदारी से सेल भी करेगा क्योंकि उसको हर सेल पे कमीशन मिलना है। और भले ही आप थोड़ा पैसा ज्यादा दे रहे हैं, बट आपका एक बहुत बड़ा रिस्क व्हिच इज दैट ऑफ बैड डेट, आप उससे छुटकारा भी पा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इज डेल क्रेडर एजेंट्स आर। तो ये ऐसे मिडिलमैन होते हैं जो कि हायर रिस्क अज्यूम करते हैं। पोजेशन ऑफ गुड्स तो इनके पास होती है, ओनरशिप नहीं, भले ही ये पोजेशन ऑफ गुड्स रखते हैं और फिर ये उसको सेल करते हैं, और जो भी बैड डेब्ट्स होते हैं उसका लॉस ये खुद बेयर करते हैं। दे चार्ज हायर कमीशन देन दी नॉर्मल एजेंट्स। ऑक्शनियर्स, नीलामी, ऑक्शन सुना ही होगा सबने। ऑक्शनियर्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे मिडिलमैन होते हैं जो कि गुड्स इकट्ठा करते हैं और उसको ऑक्शन करते हैं एक प्रेस्क्राइब्ड वेन्यू पे, एक प्रेस्क्राइब्ड डेट पर, एक प्रेस्क्राइब्ड टाइम पे। ये कस्टमर्स को बुलाते हैं और बिडिंग के थ्रू ऑक्शन करते हैं और उस पे ये कमीशन चार्ज करते हैं। एक मिनिमम प्राइस जो है ना वो हर गुड्स पे ये पहले ही सेट कर देते हैं कि इसकी जो बिडिंग होगी वो इतने से शुरू होगी। सो मिनिमम प्राइस फॉर एवरी प्रोडक्ट इज ऑलरेडी सेट बाय द ऑक्शनर्स। CNF एजेंट्स, CNF होते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। CNF का फुल फॉर्म होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ये जो CNFs होते हैं ये भी पोजेशन रखते हैं गुड्स का। डिफरेंस क्या है? ऊपर हमने जितने टाइप के भी मिडिलमैन पढ़े हैं और CNF में, CNF जो होते हैं ना, these are kind of agents who are very close to the producers or the manufacturers. So आप यूं कह सकते हैं कि CNF एजेंट्स में ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एजेंट है, ये मालिक नहीं है। आपको लगेगा जैसे दे आर दी ओनर्स, कस्टमर्स को लगेगा जैसे दे आर दी ओनर्स, बिकॉज दे एक्ट एज द ब्रांचेस, दे एक्ट एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द प्रोड्यूसर्स और दी मैन्युफैक्चरर्स। सो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स वो होते हैं जो माल रिटर्न भी नहीं करते हैं, भले माल उनका नहीं है, बस उन्होंने रखा हुआ है, पोजेशन है, ओनरशिप नहीं है, बट फिर भी उनको रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सामान उनके पास ही रहता है, बिके तो बिके, नहीं बिके तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर में उसको बेचते हैं। सो दे एक्ट एज अ ब्रांच ऑफ द manufacturers or producer, they act as an extended arm of the manufacturers or producer. नेक्स्ट हमारा है मर्चेंट मिडिलमैन। मर्चेंट मिडिलमैन दो ही तरह के होते हैं, होलसेलर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स। होलसेल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स ये ऐसा टॉपिक है जो आपने क्लास 11th में भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। मोर और लेस हमें अभी भी वही पढ़ना है, थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा एक्सटेंशंस पढ़ने हैं, बट दिस प्रॉपरली इन द सिलेबस, सो विल बी डूइंग इट। Now this is a very long topic, students, so before we start it, let's have a fresh class because it wouldn't be right to stop it in between. आज फिर हम यहीं पे ही स्टॉप करेंगे, क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ जहाँ से शुरू किया था। वी स्टार्टेड विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि द पाथ और द रूट थ्रू विच द प्रोडक्ट पासेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, 0, 1, 2, 3। 0 के एग्जाम्पल देखे थे हमने, 1 लेवल का देखा था, 2 लेवल एंड 3 लेवल का भी देखा था। रोल ऑफ मिडिलमैन हमने किया, रोल और सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिलमैन, कुछ भी करके आपको क्वेश्चन फ्लोट हो तो द आंसर शुड बी सेम, यही 9 पॉइंट्स लिखेंगे आप। फिर हमने टाइप्स ऑफ मिडिलमैन करा, फंक्शनल एंड मर्चेंट। फंक्शनल मिडिलमैन कितने टाइप के होते हैं? ये जो 6 टाइप्स के होते हैं हमने इनको डिटेल में किया। Merchant middlemen will be doing in the next class. So that is it for today. Thank you.